डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello friends, a very pleasant good morning who are currently watching to me. I hope you all are doing well. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of entrepreneurship development. Last video में हमने block number 1, unit number 3 पढ़ लिया था. आज की वीडियो में हम block number 2, unit 2 that is a study on startups के बारे में समझेंगे। आज की वीडियो में हमें स्टार्टअप्स कल्चर, इंडिया में स्टार्टअप्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी बातों को समझेंगे। सो आर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट यू मीन बाय स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स क्या होते हैं, बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप हमें करना है तो किस बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है स्टार्टअप्स में, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्लाइड। स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी आइडिया जो एक बिजनेस स्ट्रक्चर तक जा सकता है, जो लोगों की डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, और एक पर्सन जो उस आइडिया को लेकर आया है मार्केट में ताकि वो क्या करे, मार्केट कैप्चर करे, उसको एक अच्छे बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर स्टैब्लिश करे, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, एक स्टार्टअप है। ठीक है, सो स्टार्टअप की डेफिनेशन को समझेंगे। अ स्टार्टअप इज अ यंग कंपनी। एक स्टार्टअप क्या होता है, एक यंग कंपनी होती है फाउंडेड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स। मीन्स स्टार्टअप क्या है, एक यंग कंपनी है जिसको एक या एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं टू डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड ब्रिंग इट टू द मार्केट। मीन्स एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो मार्केट में, या फिर यूनिक सर्विसेज लेकर आते हैं मार्केट में, और क्या करते हैं, कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं जो कि अभी अभी स्टैब्लिश हुई है, उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप। बाय इट्स नेचर द टिपिकल स्टार्टअप टेंड्स टू बी अ शूटरिंग ऑपरेशन विथ इनिशियल फंडिंग फ्रॉम द फाउंडर्स ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ मिस्टर एक्स, उनके पास एक आइडिया था। ठीक है, उनके पास एक आइडिया था और उन्होंने सोचा कि मुझे इसको एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस स्ट्रक्चर में रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, तो एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। लाइक एक आइडिया था, उसकी हमने क्या की, प्रॉपर प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग की, उसके लिए हमें फंड चाहिए। अगर हमारा जो स्टार्टअप है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी, मार्केट में जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है पैसा। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए अगर हम जो पैसा लगाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल बोलते हैं या फिर फंड बोलते हैं। तो स्टार्टअप क्या है, एक बेसिकली पर्टिकुलर आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन होता है जो कि किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा कस्टमाइज सर्विसेज के लिए या फिर कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आई होप स्टार्टअप का मतलब आपको समझ में आया होगा। आई रिपीट अगेन, स्टार्टअप एक आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन होता है जो कि किया जाता है एक या एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से मार्केट में कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लाने के लिए, ताकि वो क्या करे, डिमांड फुलफिल कर सके, कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। ओके, सो वी विल कंटिन्यू with the next slide, that is types of startup business। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस स्टार्टअप्स का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि इस आइडिया को मैं क्या करूँ, इम्प्लीमेंट करूँ। मैंने जो भी प्लान किया है उसके मुताबिक हम सब मिलकर काम करें। जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया है कि इस कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम मार्केट में लेकर आना चाहते हैं टू फुलफिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर डिमांड्स इन एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, तो उस एप्रोप्रिएट मैनर को फुलफिल करने के लिए हमें एक बिजनेस
बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना पड़ता है कि हम किस बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ओके, तो हमने मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ था कि बिजनेस स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास कोई दूसरा पर्सन नहीं है, आइडिया मेरा, पैसा मेरा, मुझे अकेले काम करना है, तो मैं क्या करूँगी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फायदे हैं। ठीक है, अब काम का बर्डन बढ़ गया तो मैंने नीलम मैम को इंटेक कर लिया अपने बिजनेस में, तो हम दोनों क्या बन गए, हम दोनों बन गए पार्टनर्स। तो ये कहलाएगा हमारा पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, हमने बहुत अच्छी टीम बना ली, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कराएं। तो थर्ड स्टेज थी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसा कि लॉ में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स विथ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग अ कॉमन सील एंड बॉर्न विथ परपेचुअल सक्सेशन। ये हमारी कंपनी की क्या थी, डेफिनेशन थी। ठीक है, तो हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब हम अपने बिजनेस को अगर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो उसके भी कुछ फायदे हमने पढ़े हुए थे, तो वो सारी चीजें हम एक बार रिकॉल करेंगे और स्टार्टअप्स की बिजनेस की कैटेगरी, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स के बारे में समझेंगे। सो वी विल कंटिन्यू विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई प्रगति काची, मेरा एक स्टार्टअप आइडिया है। ठीक है, मुझे उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मैं कहाँ गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर गई। ठीक है, मैंने देखा कि जिस कंपनी का मैं नाम देना चाहती हूँ अपने स्टार्टअप के लिए, क्या वो सिमिलर नेम से वो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्या, तो मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल डिजिटल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एमसीए के पोर्टल पर सिमिलर कंपनी नेम मुझे नहीं मिला, तो मैं समझ गई कि हाँ, इस कंपनी से मैं रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ, इस नाम का मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दैट आर कंपनी इज अ परपैक्चुअल एग्जिस्टेंस के साथ बॉर्न होने वाली क्या है, लीगल एंटिटी है जिसकी कॉमन सील होती है। ठीक है, तो कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने बिजनेस आइडिया को या हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हम क्यों कराते हैं, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टअप्स एंड ग्रोइंग कंपनीज पिक दिस पॉपुलर बिजनेस स्ट्रक्चर जस्ट बिकॉज इट अलाउज आउटसाइड फंडिंग टू बी रेज्ड ईजिली। हम अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसलिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ईजिली फंड रेज कर सकें। इसमें जो लाइबिलिटीज़ होती है शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने DEMS में रजिस्ट्रेशन करा लिया, दैट इज़ डिजिटल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इनिशियल कैपिटल मैंने 25,000 की लगा दी। अब बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, मुझे एक्सपेंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंड रेज करना पड़ेगा। अब मैं फंड रेज करूंगी तो डेफिनेटली मुझे ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा मेरी कंपनी का, कि कंपनी के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, विजन क्या है, मिशन क्या है। अगर आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओगे तो मैं उसके बदले में आपको क्या दूंगी, मैं एज अ डेट आपसे पैसा लेना चाहती हूँ कि इक्विटी के बदले में पैसा लेना चाहती हूँ। इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो शार्क टैंक इंडिया एपिसोड देखते होंगे जो सोनी टीवी पर आता है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने बिजनेस की पिच लेकर आते हैं। ठीक है, और उनको फंड रेज करना होता है तो वो इक्विटी के बदले क्या करते हैं, शार्क से पैसा मांगते हैं। फॉर एग्जांपल 10% इक्विटी के लिए वो 10 लाख रुपीस मांग रहे हैं, तो ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन कितनी निकल के आती है, 1 CR, दैट इज 1 करोड़ की निकल के आती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में रजिस्ट्रेशन कराने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें इजीली फंड मिल जाता है। हम किसी को भी इक्विटी ऑफर करके क्या कर सकते हैं, फंड ले सकते हैं। ओके, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, या फिर हम अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसको समझने के लिए हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के फीचर्स को समझना पड़ेगा। ओके, सो फीचर्स क्या होते हैं, फॉर बिजनेस रेजिंग फंडिंग। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस दैट विल रिक्वायर्ड फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, मीन्स एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अगर हम जाते हैं और इक्विटी के बदले पैसा मांगते हैं, तो हमारी कंपनी क्या है, एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इक्विटी के बदले
अपनी कंपनी का हिस्सा दे रहे होते हैं सामने वाले पर्सन को। डेफिनेटली कोई भी पर्सन अगर हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो या तो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा या फिर वो ये बोलेगा कि जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे प्रपोर्शनेट परसेंटेज रेट के हिसाब से आप मुझे वो प्रॉफिट क्या करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम उनको 5, 10, 15, 20 जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट से, हम उतना इक्विटी शेयर करके सामने वाले पर्सन से क्या ले सकते हैं, फंड ले सकते हैं। दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या समझा था कि कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ बॉन्ड होती है। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। स्टार्टअप कॉस्ट भी बहुत कम है क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसमें हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, वो 2014 में एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसको हमने नाम दिया था मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया मीन्स आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो, ठीक है। हम इंडियन ब्रांड्स लेकर आना चाहते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके पहले अगर कोई भी पर्सन स्टार्टअप करना चाहता था तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है, बहुत सारी योजनाएं, स्कीम्स हम कह सकते हैं लेकर आए हैं, तब से क्या हो गई, स्टार्टअप्स की कॉस्ट कम हो गई है। फिर भी स्टार्टअप्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग अलग स्टेट वाइज जो कॉस्ट पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस पड़ती है, वो क्या है, अलग अलग है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉस्ट अराउंड 8,000 विदाउट प्रोफेशनल फीस। देखिए हमने प्रोसेस भी पढ़ा था कि हमें कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें जाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में, हम डोमेन चेक करते हैं, कंपनी का नेम चेक करते हैं, ट्रेडमार्क चेक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो 14 to 17 फॉर्म्स होते हैं जिनको हमें भरना पड़ता है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लीगल कंप्लाइंसेस। सारा काम करने के बाद फॉर द ऑथेंटिसिटी पर्पस हमें क्या करना पड़ता है, या तो CA, CS या लॉयर, ठीक है, किसी से भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के उनसे साइन लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल फीस। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स में जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो स्टार्टअप की जो कॉस्ट है विदाउट द प्रोफेशनल फीस पड़ती है 8,000 रुपये। अगर आप इसमें प्रोफेशनल फीस को ऐड कर सकते हो तो इट विल कॉस्ट अराउंड 15 to 17,000। इतने में आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और ये जो अमाउंट है वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि हमारा जो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, किस स्टेट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल गुजरात में अगर आप कराते हो तो फीस कम है, और वही रजिस्ट्रेशन आप MP टेरिटरी के अंदर कराते हो तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। रिक्वायर्स ग्रेटर कंप्लाइंसेस, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑथेंटिक पर्पस में शो करने पड़ते हैं, राइट। तो हमारा जो लीगल कंप्लाइंसेस है वो थोड़ा सा टफ है। हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर वहाँ के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हमें सारी जो फाइल्स हम बनाते हैं, जो भी ऑडिटिंग के लिए हमने पेपर्स रखे होते हैं फाइल्स के अंदर, IT रिटर्न्स हुआ, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स हुए, कंपनी की माइनेट्स, AGM वगैरह होती हैं, ये सारे लीगल कंप्लाइंसेस हैं जिनके अंदर रह के हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और कंपनी एक स्मूथली फंक्शन के साथ रन करे वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारे जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। टैक्स इज़ कमिंग का मतलब है कि हमें जो टैक्स एडवांटेजेस होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ये रूल है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड हो और आप अपना बिजनेस अच्छे से रन कर रहे हो तो जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो उसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज़ तो फ्लैट 30% मीन्स 30,000 रुपीज़ का आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा।
अब हम बात करेंगे दूसरे बिजनेस स्ट्रक्चर की। दूसरा बिजनेस स्ट्रक्चर है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे मैं इंडिविजुअल पर्सन थी तो मैं अपने आप को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रजिस्टर्ड करवाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मुझे सिमिलर विजन वाला पर्सन मिल गया तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी पार्टनरशिप में। ठीक है, जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। तो LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है इसको समझते हैं। अ रिलेटिवली चीपर अप्रोच to incorporate as compared to private limited company and requires fewer compliances. It means improvement over general partnership, that it limits the liability of its partner to their contribution to the business and offer each partner protection from negligence, मिसडीड्स और इनकॉम्पिटेंसीज ऑफ अदर पार्टनर्स। मीन्स एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सस्ता पड़ता है। ठीक है, उसको हमने बोल दिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मीन्स नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस से एक स्टेप ऊपर का बिजनेस और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक स्टेप नीचे का बिजनेस, उसको हमने बोल दिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अब भाई ये कैसे स्टैब्लिश होता है इसको समझते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो जो इसकी स्टार्टअप कॉस्ट है ना, वो स्टार्टअप कॉस्ट थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने समझा कि विदाउट द प्रोफेशनल फीस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है हमें तो 8,000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर उसको आप LLP में रजिस्टर्ड कराते हो, अगर प्रोफेशनल फीस हम माइनस कर दें तो खर्चा कितना आएगा, 5,000 रुपये का आएगा। नो पेड अप कैपिटल एंड लो कंप्लाइंसेस कॉस्ट, हमें इसमें पेड अप कैपिटल नहीं रखनी पड़ती। अभी करंट रूल क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ की आपको क्या करनी पड़ती है, पेड अप कैपिटल रखनी पड़ती है। अगर आप LLP में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको पेड अप कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इनिशियल आपकी कॉस्ट है वो आपको बिना प्रोफेशनल फीस के पड़ेगी 5,000 रुपये। तो ये क्या है, थोड़ा सा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फॉर नॉन स्केलेबल बिजनेस, नॉन स्केलेबल बिजनेस का मतलब है कि आप सेटिस्फाइड हो कि जिस भी स्केलिंग पे आप अभी काम कर रहे हो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आपको ज़्यादा स्केल अप नहीं करना है। तो उस टाइप के बिजनेस के लिए LLP बहुत अच्छी है कि आप पर प्रोजेक्ट काम कर रहे हो। पहले आप एज अ फ्रीलांसर काम करते थे बट आपने सोचा कि नहीं मेरा भी ब्रांड होना चाहिए तो आपने LLP में रजिस्ट्रेशन करा लिया। आज भी आप वही काम कर रहे हो जो एज अ फ्रीलांसर कर रहे थे बट आपके पास का एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर है और आपको एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ा। ठीक है, आई होप आपको LLP के फीचर्स समझ में आए होंगे और इसमें जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं ना एज कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कम होते हैं। ओके, टैक्स एडवांटेजेस की बात करें, पर्टिकुलरली इफ़ योर बिजनेस इज अर्निंग ओवर 1 करोड़ इन प्रॉफिट, आपकी कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ से ज़्यादा है, द LLP ऑफर्स टैक्स बेनिफिट। तो आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं लाइक द टैक्स सरचार्ज दैट अप्लाइज ऑन द कंपनीज विथ प्रॉफिट ओवर 1 करोड़। ठीक है, डज नॉट अप्लाई टू द LLP और डज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो 1 CR का प्रॉफिट अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अर्न करती हैं तो प्रॉफिट के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा टैक्स उनको पे करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज, वो यहाँ पर नहीं है। तो आपको थोड़े से टैक्स एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें सो LLP के अंदर देयर इज़ अ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, हम कितने भी पार्टनर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कितने भी पार्टनर्स रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स में कोई लिमिट नहीं है। अब बात करेंगे जनरल पार्टनरशिप की। बिजनेस लॉ में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस। म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस मतलब कि अगर दो लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को ओपन करना चाहते हैं तो दोनों क्या होते हैं, बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एक दूसरे को एज अ एजेंट एंड एजेंसी वाले म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, A general partnership is a business structure in which
two or more individual manages and operate a business in accordance with the terms and objectives set out in the partnership deed. For example, मैं और नीलम मैम मिलकर अगर कोई बिजनेस फर्म ओपन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड अगर हम बनाएंगे तो हमें लीगल बेनिफिट्स मिलेंगे, इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम होंगे। अगर हम सिर्फ ओरली बात करके पार्टनरशिप में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? पार्टनरशिप की फीचर्स से होते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स कि मैंने कुछ अमाउंट पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल 10,000 लगाया, 10,000 रुपीज़ नीला मैम ने लगाया, तो टोटल हम लोग ने 20,000 रुपये इकट्ठे करके एक बिजनेस को करने के बारे में सोचा, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट होगा हम 50-50% डिवाइड करेंगे, लेकिन जो भी लॉस होगा तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 50-50% डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मेरी और नीलम मैम की जो लाइबिलिटी होने वाली है फ्यूचर में वो अनलिमिटेड होगी अगर हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा तो। ऑन अकाउंट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी द पार्टनरशिप इन द बिजनेस लाइबल फॉर ऑल इट्स डेट, जो भी डेट आया फ्यूचर में या लॉस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें पे करना पड़ेगा अमाउंट वो हमें पूरा ही पे करना पड़ेगा। मीन्स 50-50% हम एज अ प्रोपोर्शन डिवाइड कर लेंगे कि आप इतना पे करो, मैं इतना पे करूँ। इट मीन्स दैट इफ़ फॉर वट एवर रीज़न अ पार्टनर इज़ अनेबल टू repay a bank loan or a liable to pay a fine, this can be recovered from his/her personal possessions. For example, बिजनेस के एसेट्स थे, हमारे पास कुछ अमाउंट का फंड भी था कि हमने पहले से प्रोविज़न बना के रखा था कि फ्यूचर में अगर हमें लॉस होगा तो हम इस फंड को यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद भी अगर हम डेट नहीं चुका सकते तो हमारी जो पर्सनल सेविंग्स होती हैं, बैंक अकाउंट में पैसा होता है अदर देन द पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है, तो उसमें से भी हमको क्या करना पड़ता है, डेट को पे करना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और जितने पार्टनर्स होते हैं वो पर्सनली लाइबल होते हैं। ईजी टू स्टार्ट है, ये बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराते हो तब भी आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड अगर आपने बनाई है तो अच्छी बात है, अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तब भी ओरली आप क्या कर सकते हो, बातचीत करके कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस रन कर सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो भी बहुत ही मिनिमल होती है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो फिर तो आपकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो सबसे चीपर या सस्ता बिजनेस हम बोलें सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद तो वो होता है पार्टनरशिप। अब हम आ गए सोल प्रोप्राइटरशिप पे, ठीक है, कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन सेम विज़न का पर्सन नहीं मिल रहा है, मेरे पास पैसा भी है और मुझे बिज़नेस करना है, तो मैं क्या करूँगी, अकेले स्टार्ट कर दूँगी। मतलब बिज़नेस का करता धरता ओनर एज वेल एज सर्वेंट जो पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, जो अकेले सारा बिज़नेस हैंडल करता है। A sole proprietorship is a business that is owned and managed by a single person. पूरा बिजनेस कैसे चलाना है, कितना कॉस्ट पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो अकेला पर्सन रखेगा। मतलब बिजनेस का कर्ता धर्ता एक पर्सन होता है, ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, वो एक बिजनेस रन करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन का या वॉटेवर जो भी आइडिया उनके अंदर चल रहा है, ठीक है। उनको लगता है कि मैं अकेले सारी चीज़ें मेंटेन कर लूँगा, मैं प्रोडक्ट भी बना लूँगा, सर्विसेज भी मैं खुद ही रेंडर करूँगा, ठीक है, जो भी कॉस्ट आएगी मैं अकेले बेयर कर लूँगा, मुझे फ़ंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग भी मैं कर लूँगा। तो एक ऐसा पर्सन जो बिज़नेस से रिलेटेड बिज़नेस के ऑपरेशन से रिलेटेड सारे काम परफॉर्म कर सकता है वो कहलाता है हमारा सोल प्रोप्राइटर। तो अगर हम अपने बिज़नेस को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो वन बाय वन हम समझेंगे। तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, चूँकि बिज़नेस में पैसा लगा है सिर्फ एक पर्सन का, ठीक है, उसको हमने बोल दिया वो सोल प्रोप्राइटर है मिस्टर एक्स, ठीक है। तो
उसका क्या है कि उसने जो भी पैसा लगाया वो उसका खुद का पर्सनल पैसा था, उसने किसी से पैसा नहीं लिया। तो डेट चुकाने वाला सवाल ही नहीं है कि दूसरा पर्सन आके आपका डेट चुकाएगा। अगर आपने कहीं से डेट लिया है तो उसकी लाइबिलिटी आपकी ही होगी, ठीक है। कल को आपका बिजनेस लॉस में जाता है, आपने पैसे लेके रखे हैं मार्केट से, तो अगर आप वो पे नहीं कर पाओगे तो आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड होगी। बिजनेस से जो प्रॉफिट निकला उसमें से आप डेट पे करोगे, बिजनेस के एसेट्स बेचोगे डेट पे करने के लिए, उसके बाद भी आपका डेट पे नहीं होता, या लोन आपने कहीं से लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया है, ठीक है, 5 लाख का, आपने बिजनेस बंद कर दिया, प्रॉफिट में से पैसे दे दिए, बिजनेस के एसेट्स बेच दिए, तब भी आपका 3 लाख का जो लोन है वो अभी भी चल रहा है, और वो पे करने की जवाबदारी किसकी है, आपकी ही है, क्योंकि आप क्या सोल प्रोप्राइटर हो। तो आपकी जो पर्सनल सेविंग्स होंगी, दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा हो गया, घर पे ऐसे सामान है जिसको बैंक क्या कर सकती है, सीज कर सकती है और अपने पैसे वसूल सकती है, तो वो ये काम भी करेगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब तक आपका डेट या लोन पे नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी करके डेट या लोन पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, बैंक करप्ट हो जाओगे। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि ऐसा कुछ सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि प्रोप्राइटरशिप के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। ऑल यू नीड इज़ अ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल गुमास्ता सर्टिफिकेट आपने नाम सुना होगा, जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इशू होता है। छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, या आप मार्केट में जाते हो, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई अलग से प्रोप्राइटरशिप एक्ट नहीं है, वो क्या करते हैं, लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे जाके वो क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिसको हम बोलते हैं गुमास्ता, या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं पर्टिकुलर प्लेस पे एक बिज़नेस रन कर रही हूँ, ठीक है, XYZ नाम मैंने रखा हुआ है, और मेरा जो बिज़नेस की कैटेगरी है वो ये है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, मैं कोई भी ऑफेंसिव काम नहीं कर रही हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको लिख के देना पड़ता है, स्टैम्प पेपर के ऊपर सील एंड साइन करके, तो वहाँ से आपको एक लाइसेंस मिलता है, ठीक है, कि आप अपना एंटरप्राइज रन कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है, बहुत इजी है स्टार्ट करना, कोई भी कर सकता है। छोटे छोटे वेंडर्स जो होते हैं, ठीक है, या छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल स्केलिंग का जिनका बिजनेस होता है, जो ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में हमें उसको एक्सपेंड करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर रह के काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। एक आइडिया था जिसको हमें लेकर आना था मार्केट में, टू फुलफिल डिमांड ऑफ कस्टमर्स, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे थे कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में जाऊं, पार्टनरशिप में जाऊं, LLP में जाऊं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाऊं, तो कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका विज़न क्या है, फ्यूचर में आप उसको स्केलेबल बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम किस बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर जाएं। तो सबसे इजी था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, आप अकेले हो, आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, तो आपने अकेले स्टार्ट कर दिया। आपको सेम विज़न वाला दूसरा पर्सन मिला, वो कुछ अमाउंट ऑफ पैसा लेकर आया, तो आपने क्या कर लिया, एज अ पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है। फिर आपने सोचा कि नहीं, मुझे फंड रेज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विटी के बदले अगर मैं किसी से पैसा लेना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स शेयर करना चाहता हूँ, तो आप चले गए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ। फिर गवर्नमेंट ने एक चीज़ देखी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करवाने से ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने से ज़्यादा फ़ायदा है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, दैट इज़ अ 1 पर्सन कंपनी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक अच्छा वाला फॉर्म है। अच्छा वाला फॉर्म है मीन्स कि आपको एक अच्छे नज़रिए से देखेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया 1 पर्सन कंपनी। तो अब हम समझेंगे 1 पर्सन कंपनी क्या होती है।
one person company was recently introduced as a strong improvement over sole proprietorship. It gives a single promoter full control over the company while limiting his or her liability to contribute to the business. Means sole proprietorship business का एक improving format जिसमें हमें क्या मिलती है, कुछ कंट्रोलिंग पावर मिलती है, हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है. उस टर्म को हमने बोला वन पर्सन कंपनी. मतलब वन पर्सन कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक इम्प्रूवमेंट वाला फॉर्म है जिसमें हमें क्या मिलती है, लाइबिलिटी के ऊपर कंट्रोलिंग पावर मिलती है. हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड से लिमिटेड की कैटेगरी में आ जाती है. ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी. ठीक है. दिस पर्सन विल बी द ओनली डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर और अ नॉमिनी डायरेक्टर बट with no power until the ओरिजिनल डायरेक्टर इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक पर्सन जो होगा वही मात्र शेयर होल्डर होगा, वही कंपनी का डायरेक्टर होगा और वो कभी भी फंड रेज नहीं कर सकता इक्विटी को शेयर करके. ठीक है. तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है इसमें, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम कि सोल प्रोप्राइटरशिप था हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ. ठीक है. फंड रेज वो भी नहीं कर पा रहा था. दूसरी साइड थी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी और वो इक्विटी शेयर करके फंड रेज कर सकती थी. ठीक है. तो दोनों को मर्ज करके एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोल दिया वन पर्सन कंपनी, जिसमें आपको लाइबिलिटी तो लिमिटेड मिलेगी लेकिन आप अभी भी फंड रेज नहीं कर सकते इक्विटी को शेयर करके. तो दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो वन पर्सन कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स को समझते हैं. फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं जाना पड़ रहा. आप एज अ वन पर्सन कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो और आपकी जो लाइबिलिटी होने वाली है वो लिमिटेड हो जाएगी. ठीक है. दूसरा क्या है, हाई कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट. सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो लीगल कंप्लायंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे. तो वन पर्सन कंपनी में लीगल कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड होंगे जस्ट बिकॉज आपको आईटी रिटर्न्स करनी पड़ेगी, ऑडिटिंग करानी पड़ेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे. मिनिमल टैक्स एडवांटेजेस. द ओपीसी लाइक द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम उसको कंपनी का ही दर्जा दे रहे हैं, हैज सम स्पेसिफिक एडवांटेजेस बट देयर आर टैक्स रेट टू बी पेड इज अ फ्लैट 30%. मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ये फीचर नहीं था कि आपको 30% के हिसाब से फ्लैट रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. लेकिन अगर आप ओपीसी में रजिस्टर्ड होते हो तो आपको कंपनी का दर्जा मिल गया, लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30% एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का. एक साल में जो भी आप पैसा कमाओगे उसका फ्लैट 30% के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा. स्टार्टअप कॉस्ट की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमल चार्जेस थे 500,000 रुपये में आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको 8 से 15,000 रुपये का खर्चा आ रहा था, लेकिन ओपीसी में आपकी जो एक्सपेंडिचर्स होंगे रजिस्ट्रेशन कराने का वो 7 से 8,000 रुपये में हो जाएगा. अब बेनिफिट्स क्या मिलते हैं स्टार्टअप्स को बाय इंडियन गवर्नमेंट. चूँकि आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद से थोड़ा सा डिस्टेंस में एक इंस्टीट्यूट है गांधीनगर में जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ठीक है. जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट इंडिया के अंदर, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आप अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, किसी भी आइडिया को आप किन किन तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. आपको मेंटोरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलती है, बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट इंडिया की. लाइक आप कहीं के स्टूडेंट हो
तो आपको SSIP दैट इज स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन काउंसिल या प्रोटोकॉल के अंदर 2.5 लाख रुपीस की ग्रांट मिलती है, ताकि आप क्या करो, अपने आइडिया का बहुत अच्छा प्रोटोटाइप बना के प्रेजेंट कर सको वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने और वहाँ से फंडिंग ले सको। आपको मेंटोरशिप मिलती है अगर आपका स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, तो गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स होती हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। तो वन बाय वन समझेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को कैसे बेनिफिट दे रही है। तो स्टार्टअप्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन इंडिया। हर इंसान जिसके पास अच्छा आइडिया है, जो अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कस्टमाइज कर सकता है इन अ लार्ज स्केल, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है तो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। ये सारी प्रोसेस क्या है, बहुत इजी है, ऑनलाइन है, घर बैठे भी आप कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। रिडक्शन इन कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है, ज़्यादा खर्चा इसका आता नहीं है। एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को वर्किंग स्पेस दे रही है। टीयर 1 एंड टीयर 2 या स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक आइडिया लेकर जा सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे मेंटर्स होते हैं जो आपको क्या करेंगे, आपके आइडिया को शेप करेंगे कि आप इस पे पिच बनाओ, आप लोगों को पिच करो, आपका विज़न क्या है, जो भी कंटेंट क्रिएशन का काम होता है वो सारी चीज़ें वो फैसिलिटेट करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर असिस्ट करते हैं स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमाइज कर सकते हो, क्या प्राइस आपको रखना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बारे में वो समझाते हैं। मतलब ओवरऑल बिजनेस कैसे करना है, आप अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, आपको असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईजी एक्सेस टू फंड अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो हमारे बजट में ऐसा बोला गया है कि हमें स्टार्टअप्स को असिस्ट करने के लिए खर्च करना है। मींस अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है, वो अच्छा काम करना चाहता है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको फंड रेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टैक्स हॉलीडे फॉर 3 इयर्स, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप स्टार्टअप हो, अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, आपकी जो बिज़नेस की कैटेगरी है वो भी अच्छी है, सोसाइटी के वेलफेयर में आप काम कर रहे हो या आपके काम करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, आप टैक्स पे कर रहे हो, तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, 3 इयर्स के टैक्स हॉलीडेज देती है। मतलब 3 साल तक अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है कि आप पहले ग्रो करो, लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस लेकर आओ। जैसे ही आप हाई प्रॉफिट अर्न करोगे तो फ्लैट 30% रेट के हिसाब से अगर आप कंपनी में रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इनिशियली गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि आप 3 साल तक अगर टैक्स नहीं भी पे करते हो तो हम उसमें आपको असिस्ट करेंगे, एज अ सब्सिडी आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लगाएंगे आपके ऊपर कि आपने ITR क्यों रिटर्न नहीं करी। ठीक है, अप्लाई फॉर टेंडर्स, R&D फैसिलिटीज़ देंगे। अभी का जो यूनियन बजट था जो फरवरी में आया था 2023 करेंट ईयर्स के लिए, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी क्या करने वाली है, लोगों को असिस्ट करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेस पे आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो कि करेंट मार्केट नीड क्या है, लोगों को क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करते हो, कस्टमाइज करते हो। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। नो टाइम कंज्यूमिंग कंप्लाइंसेस, स्टार्टअप्स इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, आपको एज अ मेंटोर या स्टार्टअप पर्सन रजिस्ट्रेशन कराना है तो इट्स वेरी इजी। आप वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेरी एंड डाउट है उसके लिए भी आपको असिस्ट किया जाता है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम आपको सब्सिडीज़ देंगे ताकि टैक्स का बर्डन जो है आपका कम हो सके। एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम स्टार्टअप करते हैं इंडिया के अंदर, तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टार्टअप्स
ठीक है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि हमारा जो मेक इन इंडिया का कैंपेन था जो 2014 में चलाया गया था, उससे ही इंस्पायर करके हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम बना रहे हैं इंडिया के अंदर। सो व्हेन इट कम्स टू द स्टार्टअप्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, द लिमिट इज़ अ स्काई। आप अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, सोसाइटी को डेवलप कर सकते हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, डोनेशन, चैरिटी, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे स्टार्टअप हो तो। क्रिएट योर ओन रूल, यू आर द बॉस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक यंग कंपनी को क्या कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आपके खुद के रूल हैं, आपका खुद का काम करने का तरीका, आप अपने बिजनेस के बॉस हो, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को रन कर सकते हो। नो डेथ ऑफ सीड फंडिंग टू स्टार्टअप इज प्रोमिसिंग, गवर्नमेंट भी हमें क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। 2.5 लाख रुपीज़ का जो ग्रांट है वो हर स्टूडेंट को दिया जाता है SSIP प्रोग्राम्स के अंदर। स्टार्टअप्स बेटर एट प्राइसिंग देन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन में कभी कभी क्या होता है कि एक्सट्रीम लेवल के रूल्स बना दिए जाते हैं, और आप किसी कॉरपोरेट इकोसिस्टम के पार्ट होते हो, मीन्स आप एम्प्लॉय होते हो, तो कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बट गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है कि आप खुद का एक वेंचर क्रिएट कर सकते हो, तो क्या होता है, कॉरपोरेशन वाले जो रूल्स हैं वो धीरे धीरे लीनियंट होते जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर स्टेट लेवल पर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो। अब स्टार्टअप बिजनेस के कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, जस्ट लाइक हर एक पहलू के दो किस्से होते हैं, ये हमने सुना हुआ है, या हर किस्से के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो स्टार्टअप का अगर आपका प्लान है तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो हमने एडवांटेजेस समझ लिए, अब हम डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो देयर इज़ अ रिस्क, ऑफ कोर्स कुछ भी आप नया करना चाहते हो तो रिस्क होता है, बहुत सारे पर्सन्स आपको अपोज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में हमें कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है, कुछ लोग उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सबको SSIP के थ्रू 2.5 लाख रुपीज़ की ग्रांट मिल जाए, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते, तो उनके लिए ये डिसएडवांटेजेस है। और अगर आप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका फ्लैट 30% आपको एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। फंडिंग आपको मिल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी क्या है, आपकी पिचिंग क्या है, एंड आपका पर्सनालिटी कैसी है एज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है कि आप ये चीज़ जो बोल रहे हो वो करके दिखा दोगे। इकोसिस्टम में भी लूप होल्स हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने तो पैसे इशू कर दिए, मेंटर्स बना दिए, बट वो अच्छे से असिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है, आपको मिस गाइडेंस भी मिल सकता है। और एज बीइंग कि आप एम्प्लॉई थे, एक अच्छी सैलरी पे काम कर रहे थे और आपने वो जॉब क्विट कर दी और आप खुद का स्टार्टअप लेकर आ रहे हो, और इनिशियल फेज में आपको फंडिंग भी नहीं मिल रही है, प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस भी सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। आई होप आपको स्टार्टअप्स का मतलब, स्टार्टअप्स की कैटेगरी, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, ये सारी बातें समझ में आई होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कितने टाइप की स्कीम्स हैं, टैक्स सब्सिडीज़ क्या होती हैं, गवर्नमेंट किन किन तरीक़ों से स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकती है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। For any further query and doubt, you can mail us at pragati.kachi@bau.edu.in. Thanks for watching my video. Have a knowledgeable day ahead. Thank you so much. We will meet you soon in a next video lecture. तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः